our chief guest of the event, Shri Vikash Bravo. We feel privileged to have with us Shri Vikash Bravo. सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक अद्भुत Shri Vikash Bravo. Currently, hardly need any introduction. As we're inspiring our youth through one of the educational initiatives that is Let's Inspire Bihar. That is one of the educational initiative it is in the contribution of education towards the Bihar. शिक्षा वाली महाराज जी द्वारा रचित जोरदार Special Secretary to Home Department in Government of Bihar, Sir आचार्य श्री सुदर्शन जी, उपस्थित वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय बीके सुदर्शन जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। विद्यालय में आना बहुत सारी स्मृतियों को पुनः नवीन कर देता है। अपने बचपन की याद आने लगती है जब अपने विद्यालय में इस प्रकार के आयोजन होते थे, कितना उत्साह होता था, किस प्रकार का उमंग होता था और कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे आयोजनों से सीखते सीखते व्यक्ति जीवन में बढ़ता रहता है। विज्ञान की प्रदर्शनी है, सभी बच्चों ने कुछ कुछ इसमें निश्चित बनाया होगा। मुझे बताया गया क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। बच्चे बहुत छोटे भी हैं, कुछ जो बहुत बातें नहीं समझते होंगे, कुछ बड़े भी हैं जो थोड़ी बातें समझते होंगे। मुझे जो समय मिला है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी बहुत बाल्यकाल में अपने लक्ष्यों को तय कर लेता है, अपने एम्स को समझ लेता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, अपने जीवन में सबसे अधिक सफलता वही पाता है। पूरे इतिहास में अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने भी अपने बचपन में एक निर्णय लिया और उस निर्णय पर पूरे जीवन चलते रहे, डिगे नहीं, झुके नहीं, जो भी संघर्ष आए जीवन में उसका सामना करते रहे, वे स्वयं इतिहास बनते चले गए। जब हम छोटे होते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो अक्सर लोग मिलते हैं जिनको अजीब लगता है तो हतोत्साहित करते हैं। उनको लगता है भी तुम बच्चे हो, दुनिया को समझे नहीं हो, इसीलिए कुछ अजीब करते हो। लेकिन ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर संपूर्ण ऊर्जा के साथ कुछ अलग करने की क्षमता देकर इस विश्व में भेजा है। जिस दिन अपनी क्षमता को हम समझ जाते हैं, उसके अनुरूप चलने लगते हैं, तो अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार अपने जीवन में हम योगदान कर पाते हैं। लेकिन जब मन में संशय होता है, हम प्रभावित होने लगते हैं, दूसरों का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो अपनी मूल क्षमता जो प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से अंदर है, उसको भूलते चले जाते हैं। अगर भारत में हम लोग देखें, पूरे भारतवर्ष में यदि कहीं घूमते हैं तो सबसे अधिक यदि किसी व्यक्ति का प्रभाव दिखता है तो आदि शंकराचार्य का दिखता है। चारों दिशाओं में मठ स्थापित हैं, अनेक ऐसे स्थल स्थापित हैं जो स्मरण करते हैं कि जब आदि शंकर चले थे, जब 3 बार, उस काल में जब मार्ग भी सुगम नहीं थे, कहीं जाना भी इतना आसान नहीं था और सुरक्षा के भाव भी ऐसे नहीं थे जिस प्रकार आज आश्वस्त करते हैं।
3 बार उन्होंने भारत की परिक्रमा की, जहाँ भी गए विमर्श किया, विवाद किया, और जो प्राचीन मत था उसकी स्थापना के लिए उन्होंने सार्थक प्रयास किया। इतिहास को जब देखते हैं तो पाते हैं एक सूत्र में बांधना इतना आसान नहीं था, लेकिन कैसे एक व्यक्ति जब केरल के एक छोटे से गांव से मन में उस प्रेरणा को लेकर चलता है। और सबसे अचंभित करने वाली बात किसी बच्चे के लिए ये हो सकती है जब हम पूछते हैं कि आदि शंकराचार्य की उम्र क्या थी, जब इतनी उपलब्धियां पूरे भारत में मिलती हैं, घूमते हैं, देखते हैं, कहीं भी जाएंगे आपको कुछ न कुछ, चाहे दरभंगा चले जाएं, चाहे आप सहरसा चले जाएं, कहीं न कहीं कोई गांव ऐसा अवश्य मिलेगा जो कहता होगा कि कभी आदि शंकर अपने दिग्विजय यात्रा के क्रम में यहाँ आए थे। कुछ तो कुछ स्मृति चिन्ह कश्मीर में भी मिलते हैं। आज शारदा पीठ में भी जब कल्पना करते हैं तो याद उन्हीं को करते हैं। कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना प्रभाव डाल सकता है। तो प्रेरणा जब देखते हैं तो केवल 8 वर्ष के थे, 8 इयर्स, जब जीवन में निर्णय लेते हुए आदि शंकराचार्य ने अपने घर को छोड़कर विद्या प्राप्त करने दूर ओंकारेश्वर की ओर पैदल चल दिए थे। 16 वर्ष की अवस्था में थे जब दिग्विजय यात्रा प्रारंभ हुई और केवल 32 वर्ष तक जीवित रहे। लेकिन इन 16 वर्षों में जो कृति थी आज भी सभी को प्रेरित करती। अपने ही देश में असंख्य उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सब लोग, कितने लोग जानते हैं नाम शिवाजी का? नाम कितने लोग सुने हैं बच्चों में? छत्रपति शिवाजी कितने लोग सुने हैं नाम? सब लोग सुने हैं, अधिकांश लोग सुने हैं। शिवाजी महाराज को हम लोग सब लोग याद करते हैं, लेकिन पहला दुर्ग, पहला किला जब शिवाजी ने जीता था, क्या उम्र थी उनकी? कितने लोग जानते हैं? चलिए, कुछ आवाज आ रही है। केवल 16 वर्ष के थे, 16 इयर्स। जिस समय हम लोग स्कूल से निकलते हैं, 10वीं 11वीं में पढ़ते रहे होंगे, उस समय के शिवाजी थे जब उन्होंने उस समय के सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती दी थी। केवल 16 वर्ष के थे। असंख्य उदाहरण है। अपने उपनिषदों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एक ऋषि का नाम आता है अष्टावक्र। उनके पिता ऋषि कहोड़ थे, जो उस समय बड़े परिस्थितियों के कारण चाहते थे कि मिथिला में जो सबसे बड़े विद्वान थे आचार्य बंदी थे, तो उस समय जो भी शास्त्रार्थ उनको पराजित करता तो निश्चित राज्य की ओर से जो राशि मिलनी चाहिए थी, जो पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, मिलती। लेकिन आचार्य बंदी बड़े निष्ठुर थे। जब ज्ञान था तो ज्ञान के साथ बहुत घमंड हो गया था, और उन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी व्यक्ति उनसे शास्त्रार्थ करेगा, यदि पराजित हुआ तो उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी, मतलब जल के अंदर, पानी के अंदर जाना पड़ेगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना होगा। लेकिन ऋषि कहोड़ चले, परिस्थिति ऐसी हुई, पूरे यत्न के बाद भी पराजित हुए। लेकिन तब बाल अष्टावक्र के मन में आया कि बंदी से प्रतिशोध मुझे लेना है, लेकिन कैसे लूं? मैं तो बड़ा बालक हूं। शरीर में 8 वक्र थे, देखने में भी जो मिलता उपहास के पात्र थे, लेकिन फिर भी मन में एक प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने अध्ययन शुरू किया। और अध्ययन करते करते जब उस स्तर को प्राप्त हुए तो मिथिला तक पैदल चले गए। और पैदल जाकर तब उन्होंने जब दरबार में बाहर राजसभा में बोला कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, तो दिखने में अजीब थे, उम्र भी बहुत कम थी, तो सबने पहले उपहास उड़ाया। लेकिन थोड़ी देर में जब किसी ने जाकर उस समय राजा जनक से कहा तो आमंत्रित किया गया। बड़ी लंबे समय तक विवाद चला और एक छोटा बालक अष्टावक्र ने उस समय के सबसे बड़े विद्वान को पराजित किया। लेकिन उस बालक की महानता इतनी थी, यदि चाहता तो वह भी जल समाधि के लिए आचार्य बंदी को बाध्य कर सकता था। लेकिन जो ग्रेटनेस होती है बचपन से मन में आती है, तो उसमें क्षमा की शक्ति भी होती है। उसने क्षमा कर दिया। ही फॉरगिव्ड आचार्य बंदी, जिन्होंने उनके पिता को जल समाधि के लिए बाध्य किया था। और तब ऐसे अष्टावक्र का स्मरण हम लोग आज भी करते हैं, उनकी चीज़ों को पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो पाते हैं हमारे पूर्वज कैसे थे। बचपन में यदि हम छोटे उम्र में सोच लें कि हमको जीवन में क्या करना है
और उसके अनुसार चलते रहे तो जितने भी संघर्ष आएंगे जीवन में, विपत्तियां आएंगी, बहुत चीज़ें विचलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी, व्यक्ति उद्वेलित नहीं होता है। अगर हम लोग सफलता के सूत्रों पर बात करें, व्यक्ति सफल कौन होता है? बचपन में सभी लोग चाहते हैं मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। कितने लोग बन पाते हैं? आप देखेंगे, अपने बड़ों से भी बात करेंगे तो आप देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं कि हमने भी सोचा था लेकिन कर नहीं पाए। तो बड़ी प्राचीन श्लोक है, इसको अगर हम समझ लें, कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आपके साथ साझा करता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो जीवन में जो आप करना चाहते हैं, निश्चित यदि एक सूत्र को पकड़ के चल दिए तो उसी सूत्र को पकड़कर मैं भी IIT भी पहुँचा, बाद में IPS भी बना। आज आपसे बात करता हूँ तो उसको अवश्य साझा करने का प्रयास करता हूँ। जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। हम लोग कहते हैं ना 3 तरह के लोग। 3 प्रकार के लोग होते हैं। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। जो सबसे आसान प्रकार के लोग होते हैं वो काम शुरू ही नहीं करते। जैसे परीक्षा की तैयारी करनी हुई, साइंस का एग्जीबिशन हुआ तो लगा बड़ा कठिन है भाई, कौन बनाएगा, तो काम शुरू ही नहीं करेंगे। लगेगा कोई और करता है, करने दो, लेकिन बड़ा कठिन काम है, मेरे बस का नहीं। मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। जो मीडियम कैटेगरी के लोग होते हैं, इच्छा शुरू में मन में थी, किसी को कठिन लगा। दूसरे व्यक्ति वो थे जिन्होंने प्रयास प्रारंभ किया, शुरू कर दिया, लेकिन करते करते बीच में लगा ना मेरे बस की नहीं, बड़ा कठिन। तो ऐसे व्यक्ति भी सफल नहीं होते हैं। परिश्रम किए लेकिन एक समय के बाद जाकर टूट गए, विचलित हो गए। सफल कौन होता है? पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। यदि जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। इच्छा के साथ, परिश्रम के साथ आपके अंदर कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब निश्चय दृढ़ होगा, जब आपके मन में संकल्प स्थापित स्थिर होगा कि करना है, तो जितनी भी चीज़ें आएंगी, जितने भी बाधाएं आएंगी, आप विचलित नहीं होंगे। और जब इस भावना के साथ आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे भी परिस्थिति हो, मार्ग स्वतः दिखने लगता है। हम लोग पटना में हैं, प्राचीन पाटलिपुत्र की धरती रही है। मेरा परिचय दिया गया, बताया गया, लेट्स इंस्पायर बिहार, एक इनिशिएटिव मिलकर प्रेरित करें बिहार हम लोग चला रहे हैं। उसके टीम से लोग आए भी हैं पूरे बिहार में। प्रत्येक जिले में हम लोग बच्चों से, युवा साथियों से बात कर रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार परिवर्तन लाया जाए। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्या बात थी बिहार में जिसको प्रेरित करने की आवश्यकता आ गई? यदि हम प्राचीन काल में बिहार का स्मरण करते हैं तो क्यों करते हैं? अक्सर मैंने ये प्रश्न बहुत लोगों से पूछा है और जो पहला उत्तर मिलता है यही मिलता है। कोई नालंदा कहता है, कोई विक्रमशिला कहता है, कोई वेदांत की बात कहता है, जिसका तात्पर्य ज्ञान से। प्राचीन काल से ही बिहार ज्ञान की भूमि में के रूप में प्रतिष्ठित रही। इस प्रकार की रही कि जब वेदों का स्मरण हम करते हैं तो पश्चिम उत्तर भारत में उसकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन उस पूरी परंपरा का अंत यदि कहीं होता है तो मिथिला में मानते हैं, जो बताता है कि बौद्धिक उन्नति किस प्रकार शिखर तक प्राचीन बिहार में पहुंची। यही कारण रहा कि बाद में विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए, एक ज्ञान की परंपरा चलती रही। शून्य का विकास यदि कहीं हुआ, आज हम लोग बात कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं? अगर डिजिटल सिस्टम नहीं होता तो क्या टेक्नोलॉजी होती? अगर रोमन न्यूमरल्स में या किसी अन्य प्रकार के न्यूमरल्स में मैथमेटिक्स करते तो विकास कहाँ संभव था? लेकिन ऐसी सोच कब होती है? जब व्यक्ति की सोच बड़ी होती है, कुछ नया करना चाहती है। और इसीलिए जब बिहार को हम कहते हैं ज्ञान की भूमि थी, तो ज्ञान के साथ साथ शौर्य स्वतः आ जाता है। और शौर्य की बात जब करते हैं तो स्मरण करते हैं उस समय की जब न मार्ग आज के प्रकार थे, न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, लेकिन क्षमता क्या थी? आज बात करने के लिए माइक का सहारा है, हम लोग बात कर रहे हैं, फिर भी सबका ध्यान शायद नहीं होगा। लेकिन उस समय जब न माइक था, न टेक्नोलॉजी थी, कैसी क्षमता रही होगी लोगों को जोड़ने की।
जिसमें यहाँ से लेकर अफगानिस्तान के पार तक, पूर्वोत्तर तक, दक्षिण तक और हिमालय के उत्तर तक एक अखंड भारत को निर्माण हम कर सकते थे। क्या क्षमता थी ऐसे विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। चिंतन करना होगा। उद्यमिता की बात कीजिए तो पाटलिपुत्र में हम लोग हैं। आज यदि पूरे भारत के नगरों की श्रृंखला बनाते हैं और विकास की बात करते हैं तो निश्चित है कि पाटलिपुत्र की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन एक समय ऐसा था जब आज से 2300 वर्ष पूर्व मेगास्थनीज इसी नगर में आए और यहाँ के नहीं थे, यूनान से चलकर आए थे। और जब उन्होंने वर्णित किया, सारे विश्व के नगरों को देखते हुए आ रहे थे। फारस को भी देखा था, उस समय के पूरे यूरोप में जितने नगर थे उनको भी देख चुके थे। लेकिन जब पाटलिपुत्र आए तो विश्व का सर्व प्रमुख नगर उन्होंने उस रूप में पाटलिपुत्र को वर्णित किया। यहाँ के लोगों की प्रशंसा की, विद्वता की प्रशंसा की। उस समय अगर चीज़ें प्राकृतिक रूप में बढ़ी होती तब तो ऐसे ही बढ़नी चाहिए थी। जो चीज़ बढ़ती है, प्राचीन काल में जहाँ वेदांत का दर्शन हुआ वहीं विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए, चीज़ें बढ़ रही थी। जहाँ शौर्य इस प्रकार था कि जब अलक्षेन्द्र भी चलकर आए तो पूरी सेना में विद्रोह तब मच गया जब बात मगध की आई। कहा गया कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। कारण क्या थे उस समय जिसमें हम लोग इतना, जब कुछ नहीं था, संसाधन विहीन थे, तब यह प्राप्त कर सकते थे। आज तो संसाधन जोड़ने के माध्यम है। उस समय जोड़ने के जब माध्यम नहीं थे तब इतने लोगों को हम लोग इस प्रकार जोड़ पाते थे। निकट में वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी जिसमें 7707 गणराजा मिलकर एक साथ प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे। क्या भावना रही होगी। जब चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं हमारे पूर्वजों की दृष्टि बहुत बड़ी थी। दृष्टि बड़ी थी तभी तो वेदांत की रचना कर सके जिसमें सभी व्यक्तियों में साम्य देखा गया। व्यक्ति तो व्यक्ति, हर जीवित वस्तु में उस आत्मा का रूप देखा गया जो परमात्मा का प्रतीक। यही कारण था कि उस भिन्नता को हमने जब नहीं देखना शुरू किया तो हर व्यक्ति में हमें वही दिव्य ज्योति दिखने लगी और सक्षमता दिखने लगी, जिसमें हमने पाया कि शासन भी कोई भी कर सकता है। ऐसे आवश्यक नहीं कि केवल किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति शासक हो सकता है। तभी वैशाली में गणतंत्र की सर्वप्रथम कल्पना यदि कहीं विश्व में हुई तो वैशाली में हुई। सोच अलग थी, कुछ अपवाद प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर थी और चाहती थी कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिससे समाज में सकारात्मकता आए। यही कारण था कि जब राजवंशों की भी कल्पना करते हैं तो पाते हैं मगध में भी अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा थी। जहाँ हर उस समय के महाजनपदों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे शासक वर्ग केवल एक विशेष वर्ग का ही है। बिहार ही एक ऐसा स्थान था जहाँ वैशाली में गणतंत्र की व्यवस्था हुई और मगध में जिस राजतंत्र की व्यवस्था हुई उसमें ऐसे वर्ग शासन कर सके जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। अपवाद प्रस्तुत करने को, कुछ नया करने को, कुछ नए प्रयोग करने को इसलिए तत्पर थे क्योंकि चिंतन बृहत था, दृष्टि संकुचित नहीं थी। तभी तो आचार्य चाणक्य भी जब चले और अखंड भारत के सम्राट के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करने की दृष्टि को लेकर भ्रमण कर रहे थे तो एक बालक में जब क्षमता दिखी तो यह नहीं सोचे कि भाई बालक किस वर्ग से आता है। क्षमता देखी, क्षमता का सम्मान करते हुए आगे बढ़े और इतिहास बन गया। तो सभी बच्चों को इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को कभी कम मत आंकना। यदि किसी चीज़ को आप कठिन पाते हैं तो कठिन आपके मन की सीमा मात्र होती है। मैं जब छोटा था तो फिजिक्स पढ़ने में बड़ी परेशानी होती थी। आईआईटी की परीक्षा देनी थी और फिजिक्स में बड़ी कठिनाई हुई तो मैंने भी एक चुनौती के रूप में लिया कि जब जिस व्यक्ति ने कि पुस्तक लिख डाली वो भी तो कोई आदमी था, मुझमें क्या कमी। जब ईश्वर ने सब कुछ मुझे दिया, मुझमें क्या कमी है कि मैं इस पुस्तक को समझ नहीं सकूँ। 3 दिन लगे, कोई कॉन्सेप्ट था जिसको समझने में 3 दिन जिद के साथ पढ़ते रहे और तीसरे दिन जब समझ आ गया उसको फिजिक्स कभी कठिन नहीं लगी। तो जीवन में जिद होनी चाहिए और दृढ़ निश्चय के साथ जब आप करेंगे तो हमारे जो पूर्वज थे उनमें ये गुण थे, इस चीज़ को ठानते थे तो करते थे। यदि उस गुण को आत्मसात करके हम बढ़ेंगे तो निश्चित आप पाएंगे कि पूरे बिहार तो क्या पूरे राष्ट्र के भविष्य में अपना योगदान हम प्रखर रूप में, प्रमुख रूप में देंगे और हर आने वाली पीढ़ी का हर व्यक्ति गर्व करेगा कि ऐसे लोग उस बिहार में थे जैसे आज हम लोग चंद्रगुप्त और चाणक्य का नाम, आर्यभट्ट का नाम लेते हैं। आप पे भी वो क्षमता है जो निर्माण कर सकती है, लेकिन स्वयं को जानना आवश्यक है और स्वयं को यदि बाल्यकाल से, बचपन से जान गए अपनी क्षमता क्या है
उसको लेकर चलने लगे और कभी विचलित नहीं हुए तो अब स्वयं इतिहास का निर्माण कर पाएंगे। आचार्य श्री को नमन के साथ, अभिनंदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।